वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि हरिशंकर परसाई इन्होंने यह व्यंग्यात्मक निबंध लिखा है और इस पाठ में प्रेमचंद इनके एक फोटो उनको मिली है जो अपनी पत्नी के साथ है। तो इस फोटो में जो प्रेमचंद इन्होंने जो जूता पहना हुआ है वह कैसा है, फटा हुआ है, और उस फटे हुए जूते पर व्यंग करते हुए उन्होंने लेखक प्रेमचंद है इनके व्यक्तित्व के अच्छे गुणों को हमारे सामने रखे। पहला उन्होंने गुण कौन सा हमारे सामने रखा कि वह जैसे है वैसे दिखाने के प्रयास करते हैं, किसी को किसी भी प्रकार की छल कपट की भावना उनके मन में नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, यह उनके जीवन के अच्छे गुण हमें दिखाई देते हैं। आगे भी लेखक प्रेमचंद के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं इस पाठ के माध्यम से, उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद इन्होंने अपने जीवन में फोटो को इतना महत्व नहीं दिया। अगर महत्व दिया होता तो उन्होंने भी उसे आज के युग में जो हमें दिखावापन दिखाई देते कि लोग क्या करते हैं, फोटो निकालने के लिए भाड़े से वस्त्र लाते हैं, बारात में गाड़ियां भाड़े से लाते हैं, तो चाहे अगर उनको फोटो में इतना इंटरेस्ट होता तो वो भी जूते भाड़े से ला सकते थे या किसी और का मांगकर पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने आगे वो क्या करना चाहते हैं उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों में पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। अब देखिए यहाँ पर लेखक टोपी और जूते इनमें क्या फर्क होता है इसका वर्णन करें कि टोपी हम कहाँ पर पहनते हैं, सिर पर, और जूते कहाँ पर होते हैं, पैरों में। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हो। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते कि टोपी और जूते इसमें क्या फर्क होता है कि टोपी हम सिर पर डालते हैं और जूते जो होते हैं वो पैर में होते हैं। अब टोपी जो होता है वो हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत का प्रतीक होता है, और जो जूते होते हैं वह जूते हमारे संपन्नता का प्रतीक होता है। अब लेखक कहना चाहते कि पहले युग में भी जूतों की कीमत हमेशा टोपी से ज्यादा रही है, लेकिन आज के युग में उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई है, जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। न्यौछावर करना कि समर्पित कर देना, उसका बलिदान कर देना। अब इस बातों से हमें लेखक क्या बताना चाहते हैं कि आजकल देखो हम हमारे मान सम्मान को या हमारे अहम भाव को इतना अहमियत नहीं देते हैं, बल्कि आज जो टोपियां मान सम्मान की प्रतीक माना जाता है, आज बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, जूते का अर्थ यहाँ पर हमें धनवान से, संपन्नता से लेना है कि पैसों के जोर पर लोगों की मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है, अर्थात लोग क्या करते हैं, अपने मान सम्मान को पैसों के सामने झुका देते हैं। इसीलिए तो एक जूते पर कई सारे 2500 टोपियां न्यौछावर कर देने का यहाँ पर लेखक ने यह वाक्य का प्रयोग किया है कि आजकल मान सम्मान किसी भी प्रकार से इतना महत्व नहीं रहा कि जितना कि आज हम पैसों को, संपत्ति को अहमियत देते हैं, और पैसों के सामने बहुत सारे लोग, अमीर लोग क्या कर देते हैं, लोगों का मान सम्मान चकनाचूर कर देते हैं। तुम भी तो जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद इनके आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे कि उनके पास न ही जूते लेने के पैसे थे और न ही टोपी के। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद इनके जीवन की यथार्थवादी हमारे सामने रखी है कि एक तरफ उनका समाज में कितना रुतबा था कि
एक वह महान कथाकार थे, कहानीकार थे, उपन्यास सम्राट है। हम सबको पता है कि उपन्यास की जो शुरुआत की है वह प्रेमचंद से मानी जाती है, इसीलिए तो एक युग को प्रेमचंद युग नाम दिया जाता है। युग सम्राट, युग प्रवर्तक कहा जाता है कि उन्होंने युग की शुरुआत की थी। उपन्यास की युग की एक लेखन विभाग में, लेखन क्षेत्र में उन्होंने उनके नाम से युग की शुरुआत मानी जाती है। जाने जाने लेखन क्षेत्र में उन्होंने कितने सम्मान स्थापित किए, कितने सम्मान उनको मिले हैं, लेकिन उनका आज भले ही लेखन क्षेत्र में इतना नामो था, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही दयनीय थी। इतनी दयनीय थी कि एक फोटो निकालने के लिए न उनके पास ढंग के कपड़े थे और न ही ढंग का जूता था, बल्कि उन्होंने एक फटा जूता पहन के अपना वो फोटो निकाला था। इतनी आर्थिक स्थिति के बारे में लेखक हमें बता रहा है कि समाज में एक तरफ ऊंचा दर्जा स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की इस आर्थिक स्थिति के बारे में लेखक हमें बता रहा है। अब आगे लेखक कहता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है। आप देखिए, लेखक कहता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे जूते को नाम रख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी कोई नया या अच्छा जूता नहीं है। फिर भी लेखक कहते हैं कि जो ऊपर से वह अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठी के नीचे तला फटा है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने अपने जूते से उनके बात दर्शा रहे कि एक आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे कि एक तरफ वो जूते के माध्यम से प्रेमचंद इनके आर्थिक स्थिति के बारे में बताते कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसी प्रकार लेखक हरिशंकर परसाई, इनकी भी तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वो कहते कि फिर भी मेरे पास भले ही अच्छा जूता नहीं था, लेकिन वो फटा नहीं था, भले ही उसका क्या था, नीचे का तला जो था वह फट चुका था, जूते के नीचे की जो बाजू थी, तल जो था वह फट चुका था। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने दोनों के जूते के अलगाव दिखाकर हमें क्या बताना चाहते हैं उसको हम देखते हैं कि प्रेमचंद इनका जो जूता था ना, वो घिसा हुआ नहीं था, उसका सिर्फ फटा हुआ था, उसे अंगूठा दिखाई दे रहा था। लेकिन लेखक का जो जूता था वह फटा हुआ नहीं था, बल्कि नीचे से घिसा हुआ था, और उस घिसे हुए जूते से क्या हो जाता था, जमीन से वह चलते समय घिसता था और पैनी मिट्टी रगड़कर जब वो चलते थे तो मिट्टी की चुभन से उनका जो पांव का तल था वह क्या हो जाता था, जख्मी हो जाता था, लहूलुहान हो जाता था, उससे खून भी निकलने को आता था। अब देखिए, हमें फर्क क्या समझ में आ रहा है कि भले ही प्रेमचंद इनका जूता फटा हुआ था, उससे अंगूठा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें उनके पैर को कोई किसी भी प्रकार की शारीरिक दुखापत नहीं हो रही थी, बल्कि लेखक जो थे उनके फटा हुआ जूता नहीं था उनके पास, लेकिन वो घिसा हुआ था, उसके उनके शरीर को, उनके पैर को घायल हो रहा था, उसके खून भी बह रहा था। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगा। आप देखिए, यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है कि भले ही पूरा पंजा, उनका पैर का पंजा लहूलुहान हो जाएगा, घायल हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा, लेकिन उसमें से अंगुली तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। अब देखिए, लेखक कहता है कि तुम्हारे पैर जूता फटा हुआ है, लेकिन तुम्हारा अंगूठा दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारा पांव कैसा है, सुरक्षित है। बल्कि मेरी अंगुली दिखाई दे रही है, लेकिन उसे पंजा नीचे घिस रहा है और इससे मुझे जख्म हो रहा है, मेरे शरीर को वेदना हो रही है, उसमें से खून निकल रहा है। अब आगे कहते कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि देखो, पर्दे का अर्थ है कि वास्तविकता को छिपाना। हम पर्दा कब करते हैं, जब हमें कुछ दिखाने की चीजें दिखाने लायक नहीं होगी, उनको छिपाना होगा। तो पर्दे का अर्थ हमें क्या लेना है यहाँ पर कि हमें वास्तविकता को छिपाना। अब लेखक यहाँ पर पर्दे को अधिक महत्व देता है, बल्कि प्रेमचंद जी पर्दे को अधिक महत्व नहीं देते। अर्थात वो दिखावे को जीवन दिखावे कि एक और हम कुछ और होते हैं और लोगों को कुछ और दिखाना चाहते हैं कि हमारी कमजोरियां, हमारी गरीबी, ये जो हमारी चीजें होती है वो हम लोगों को दिखाने नहीं चाहते। भले हमारे खाने के लाले होते हैं, बोलते ना, हम भले घर में हम आधा पेट रहे, लेकिन बाहर ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत नवाब वाले हैं।
तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में पर्दे का महत्व नहीं है, लेकिन मैं तो पर्दे पर कुर्बान हूं। मैं अपनी कमजोरियां लोगों से छिपाना चाहता हूं, मैं उसे संकोच महसूस करता है, मैं लोगों को अपनी कमजोरियां नहीं दिखाना चाहती। इसलिए मेरे शरीर कितना भी घायल हो जाए, लेकिन मैं वो फटा हुआ पुराना, तुम्हारा जूता तो फटा हुआ है, उसे तुम्हें कुछ वेदना नहीं हो रही है, लेकिन मेरा फटा हुआ जूता नहीं है, लेकिन मेरा शरीर उससे घायल हो रहा है। तो इस प्रकार मैं अपने कमजोरियों को लोगों को दिखाना नहीं चाहता, बल्कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पर्दे का महत्व तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारी कमजोरियां लोगों को दिख रही है, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क नहीं आता है। आगे लेकर कहते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। आप देखिए, लेखक कहना चाहते कि तुम्हारी जो गरीबी है, विवशता है, उस पर तुम्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है, तुम उसमें भी एक स्वाभिमान का जीवन दिखाने के प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे फोटो छिपाना है तो मैं अपने कमजोरी को बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मेरे पास नहीं है उसे मैं और बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करूंगा, भले ही फोटो नहीं निकाला तो भी चल सकता है। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पर पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? अब देखिए, लेखक आगे हमें वर्णन कर रहे हैं कि क्या होरी की गोदान हो गया है। अब यहाँ पर जो अध खिली मुस्कुराहट फोटो में प्रेमचंद की दिखाई दे रही थी, उसकी तुलना लेखक करे कि ये जो मुस्कान है वो कहाँ की है। क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है, वही मुस्कान मालूम होती है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद के मुस्कान के अलग अलग उनके ही कहानी में, उनके ही उपन्यास में जो पात्र है, उन पात्रों से मिलाने की कोशिश करी है। अब देखिए, प्रेमचंद इन्होंने अपने कहानियों में, उपन्यास में जितने भी पात्र लिखे हैं, वह उनके व्यक्तित्व के या उनके जीवन का, संघर्षपूर्ण जीवन का यथार्थ सजीव वृत्तांत हमें बताते हैं। जैसे कि देखो, होरी गोदान में जो होरी का वर्णन लेखक ने किया है, प्रेमचंद ने, वह होरी बल्कि कोई अन्य पात्र न होकर प्रेमचंद खुद उनके जीवन को ही उभर कर बताते हैं। या फिर नीलगाय हल्कू, या फिर सुजान भगत, या फिर जो देखो कफन कहानी हमने पढ़ी थी, कफन कहानी में देखो जो माधु का कफन के ही चंदा जो आता है, उसी पैसे से वह शराब पीते हैं। और इस प्रकार एक व्यंग्यात्मक कहानियों के जो पात्र है, वो हम देखते हैं कि उस जमाने के लेखक की जो स्थिति थी प्रेमचंद, उन्होंने ही गौर गरीबों की दयनीय स्थितियों का वर्णन अपने कहानी में किए थे। तो जो वास्तविकता था वही लेखक ने अपने कहानियों के माध्यम से बताई थी, अर्थात अपने ही जीवन की सच्चाई, चाहे वह होरी हो, चाहे हो हल्कू हो, या फिर चाहे सुजान भगत हो, या कफन का माधो, वह सारे व्यक्तित्व में जितने भी हंसी या जितने भी दुख दर्द दिखाई देते थे, वह खुद प्रेमचंद अपने जीवन की यथार्थ सच्चाई के माध्यम से बता रहे थे। आगे लेखक कहता है कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है, मेरी जनता के लेखक। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने मेरी जनता के लेखक प्रेमचंद के लिए क्यों कहा है, क्योंकि प्रेमचंद बहुत बड़े साहित्यकार थे, कथाकार थे, उपन्यासकार थे, और अपने कहानियों के पात्र जो उन्होंने लिए थे, वह सर्वसामान्य जनता के दुख, उनके दर्दों को, पीड़ाओं को उन्होंने माध्यम बनाकर लिखा था। तो उनके जो लेखन का जो विषय था, उनमें उन्होंने अमीर लोगों का वर्णन नहीं किया था, अमीर या फिर शोषक वर्ग का उन्होंने ज्यादा वर्णन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने आम जनता का वर्णन किया था। और इस प्रकार प्रेमचंद जी जो थे वह आम जनता के लेखक थे। और इस प्रकार यह जो उनका व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है, वह सर्वसामान्य आज भी हम दिखाई देते हैं कि समाज में बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो आज दिखावापन नहीं कर सकता, क्योंकि जो है वह उनके जीवन का सच्चाई है। और इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरे जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? आज भी देखते हैं सर्वसामान्य लोग 2 वक्त की खाना खाने के लिए दिन भर कितना कष्ट करते हैं। तो इस प्रकार वह जीवन भर चक्कर काटते ही रहते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े, उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ
ठाट शान, तगादा उधार के पैसे मांगना, पनैया जूते, हौसले पस्त करना, अथोत्साह होना। वाक्य है सहवाग की बल्लेबाजी ने विपक्षी टीम के हौसले पस्त कर दिए। और भी मुहावरे देखो आपके किताबों में बहुत सारी मुहावरे आए हुए, उसमें से कुछ मुहावरे को हम देखते हैं। रो पड़ना, पीड़ा महसूस करना, जिसका अर्थ होता है। वाक्य है सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े। तकादे से बचना, उधार मांगने वाले से बचना। वाक्य है तकादे से बचने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब देखिए आपके यहाँ किताबों में बहुत सारे मुहावरे आए हैं। मुहावरे से संदर्भित हमने एक अलग से व्याकरण का सेशन भी बनाया है। उसमें आप मुहावरे किस प्रकार से लिखने चाहिए, उसके अर्थ कैसे लिखने चाहिए और वाक्य कैसे बनाने चाहिए, उसके बारे में हमने डिटेल में लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो आप उस सेशन को पढ़ सकते हो। तो बच्चों अब तक हमने लेखक के द्वारा प्रेमचंद इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा कि दिखावा का जीवन, सादगी का जीवन उनको पसंद है। वो किसी भी प्रकार के दिखावे के जीवन के पीछे नहीं लगते। और इस प्रकार वह जनता के लेखक कैसे है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे भी लेखक उनके जीवन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।